नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज, बड़ा ही अहम टॉपिक है। और इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर, सॉरी गैस्ट्रिक कैंसर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है यार? मैदे का अल्सर या फिर मैदे का अल्सर या फिर ड्यूडेनम का अल्सर, सही है। दो ही अपने पास हैं। और जो ड्यूडेनल अल्सर है ना वो तकरीबन ज़्यादा कॉमन है, 2 to 3 टाइम्स मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर्स। अब उसमें अपने पास काजेज आ जाते हैं कि काजेज की बात की जाए ना तो 95% ड्यूडेनल और 85% जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है ना वो एच पाइलोरी काजेज रहते हैं। बाकी काजेज आप देख लें, एनसेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मतलब दर्दों की गोलियाँ, समटाइम्स किसी को जोड़ों का मसला होता है वो इस्तेमाल करा होता है, या स्मोकिंग, कैफीन, स्पाइसी फूड्स, ये सब चीज़ें एसिड प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, इस्कीमिया, स्ट्रेस, ये सब कुछ आ गया। ज़ोलिंगर एडिसन सिंड्रोम, इसका हमें आइडिया है कि इसमें गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और गैस्ट्रिन पे जाके एचसीएल की एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा कराता है और वो एसिड फिर स्टमक की लाइनिंग को तंग करता है और ड्यूडेनल अल्सर्स काज करा सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स काज करा सकते हैं। खैर, पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें हम क्या कहते हैं एंटीरियर, इसमें ये कहता है कि जनाब जो एंटीरियर वाल है ना वो यूजुअली परफोरेट कर जाती है और पेरिटोनाइटिस काज करवाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर पोस्टीरियर वाल परफोरेट कर जाए ना तो वहाँ एक आर्टरी होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जिसकी वजह से हेमरेज यानी कि खून की उल्टियों के साथ बंदा प्रेजेंट करते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो जो अल्सर है, ठीक है, वहाँ क्रोनिक अल्सर जो चल रहा है, जब अगर वो हील कर जाए वहाँ फाइब्रोसिस हो सकती है, स्ट्रक्चर बन सकता है और एज ए रिजल्ट जो ड्यूटेनम के जो ऊपर पार्ट इसकी स्ट्रक्चर बनने की वजह से गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बाकी जो ड्यूडेनल अल्सर है उसका आपको पता है कि जब खाना बंदा खाता है ना उससे बेहतर होता है, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी ये इधर पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, बाइकार्ब्स वगैरह रिलीज होते हैं। उसके अलावा जो पीछे से खुराक आ रही होती है तो खाना भी कुछ हद तक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो ड्यूडेनल अल्सर है वो रिलीफ, वहाँ रिलीफ फील होता है। कब फील होता है? खाना खाने के बाद। सही है, खाना खाने से रिलीफ फील होता है। तो ऐसा बंदा ज्यादा खाता होगा, जिसको ड्यूडेनल अल्सर होगा ना वो अपने आप को रिलीफ देने के लिए छोटी मोटी चीज खाई रखता होगा। सही है, ले और यही वजह है कि जब ये रात को सोते हैं तो सोते हुए तो नहीं खाना खाते, तो एज ए रिजल्ट लेट नाइट जाके ना 2 से 4 बजे, मतलब रात लेट नाइट मिड नाइट के बाद इनको ना अचानक से फिर ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर देखो पेट खाली है, मैदा खाली है, अल्सर यहाँ पर है और एसिड सिक्रेशन हो रही है स्टमक में जितनी भी हो रही है, वो एसिड आगे से इरिटेट करेगा। ऐसे ही खुराक तो आ नहीं रही कि यहाँ से पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस भी स्टिमुलेट हो, है ना। तो इस वजह से ये पेशेंट रात को नींद से उठ भी जाते हैं दर्द की वजह से। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर गैस्ट्रिक अल्सर की बात की जाए ना तो उसमें आपको पता है वो है मैदे का अल्सर। उसमें ये होगा कि जब भी आप खाना खाओगे, एसिड प्रोडक्शन जब भी मैदे से होगी तो वो तब इरिटेट होगा, एज ए रिजल्ट खाना खाने पे लोगों को दर्द होगी, तो ये अवॉइड करेंगे खाना, है ना। तो एज ए रिजल्ट ये जरा थिन होंगे, ड्यूडेनल वाले मोटे होंगे और गैस्ट्रिक वाले पतले होंगे। उसके अलावा ये है कि रात में कोई मसला नहीं होगा क्योंकि खाली पेट होगा, खाली पेट इतना ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन नहीं होगी, गैस्ट्रिक लाइनिंग इरिटेट नहीं होगी, सुकून से सोते रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, आगे हम लोग चलें तो हमारे पास आ गया गैस्ट्रिक अल्सर। इसके हवाले से मैंने बता दिया गैस्ट्रिक अल्सर्स वैसे किस साइड पे ज़्यादा कॉमन होते हैं, लेफ्ट साइड कर्वेचर पे ज़्यादा कॉमन होते हैं। और हाँ, ये बात आपने ख्याल रखनी है, जो ड्यूडेनल अल्सर्स है ना ये मोस्ट कॉमन कौन से हैं? ड्यूडेनल अल्सर, ऐसा ही है। लेकिन ये मोस्टली कैंसरस नहीं होते, मतलब लेस लाइकली है कि ये कैंसरस हो। ठीक है, तो इसलिए इनकी बायोप्सी वगैरह करना नेसेसरी नहीं होता। जबकि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है ना ये मोस्ट कॉमनली कैंसरस होते हैं। एज अ रिजल्ट ये मतलब वो कहते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर, एनी गैस्ट्रिक अल्सर शुड बी कंसिडर्ड मैलिग्नेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज। तो ये रूल समझ लो कि गैस्ट्रिक अल्सर है तो मतलब कैंसर, आपने सोचना ही सोचना है और उसको रूल आउट करना ही करना है। ठीक है, अच्छा एक बात ये, और मजीद ये कि जो, हाँ अच्छा, इसी वजह से अगर आप सोचो तो हमने अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, या फिर गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, लाइक ड्यूडेनल कैंसर पर हम पढ़ेंगे नहीं हम लोग, तो इसका ही मतलब है गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादा कॉमन है। और उसकी वजह भी ये है कि पहले गैस्ट्रिक अल्सर्स की फॉर्म में जो कैंसर है ना वो भी अल्सर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस इस बात से आप याद रख सकते हो कि जो ड्यूडेनम है उसके अल्सर कॉमन है, सही है। और जो मैदा है उसमें कैंसर कॉमन है, तो गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादा कॉमन है। चलो उसके अलावा फिर परफोरेशन हो गई, काफ़ी चीज़ें
का मसला बन सकता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पोस्टीरियर वॉल में अल्सर होगा तो उससे अपने पास स्प्लेनिक आर्टरी डैमेज होगी, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। सही है, ये बाकी आपने देख लेना है। अब हम कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। सबसे पहले आ गया एपिगैस्ट्रिक पेन, मैदे का पेन होगा, यही मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगी। और जो ड्यूodenal अल्सर वाला होगा वो कहेगा मुझे खाने के से ठीक हो जाती है, वैसे रहता है। और अपना स्टमक अल्सर वाला कहेगा कि मुझे खाने से पेन होता है। दूसरा अपने पास आ गया पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ये है कि कुछ ऐसा ठीक भी रहेंगे, बीच में हफ्ते महीने ठीक भी रहेंगे और दोबारा मसला शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो अल्सर्स हैं वो कभी हील कर जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और कभी नहीं, या जब ये बेएहतियाती ज़्यादा करना शुरू कर दें, ये भी समटाइम्स फीचर होता है कि जो पेशेंट है वो पहले ज़्यादा खाता रहेगा, स्पाइसी फूड्स खाएगा, बाहर से फ्राइड चिकन्स वगैरह खाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करेगा, लेकिन बाद में जब उसको मसला ज़्यादा होगा वो अवॉइड करना शुरू कर देगा। महीने 2 महीने में ठीक होगा, फिर शुरू कर देगा। तो लाइक ये भी चीज़ हो सकती है। अल्टरेशन इन वेट मैंने आपको बता दिया कि गैस्ट्रिक अल्सर्स वाले पतले होंगे और रीजनल अल्सर्स वाले ज़्यादा खाने की वजह से मोटे होंगे। ब्लीडिंग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन परफोरेशन किस जगह पे हुई है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस आ गई। बाकी आपको पता है जो अपर जीआई ब्लीड है उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? अपर जीआई ब्लीड, एक बंदा है खून की उल्टियां हो रही हैं तो मोस्ट कॉमन काज क्या है? पेप्टिक अल्सर। मोस्ट कॉमन काज क्या है? पेप्टिक अल्सर। उसके बाद भी अपने पास वो आ जाते हैं जो वेरिसीज वाले पेशेंट होते हैं ना, सीएलडी के पेशेंट होते हैं, इसोफेजियल वेरिसीज के साथ आते हैं। अच्छा खैर, अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है? गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की बात करो तो एंडोस्कोपी। इसमें हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, मतलब जिस तरह इसोफिजियोस्कोपी थी उसी तरह गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी है कि आप मैदे को देखो एंडोस्कोप डाल के और ड्यूडेनम को देखो। सिंपल सी चीज़ है। अब जिस तरह हम लोग गर्ड में पढ़ के आए थे कि मैंने कहा था 50-55 साल एज हो, 5 साल से इस तरह हो तो ये चीज़ें सारी है, तब आपने एंडोस्कोपी करनी है, अदरवाइज आपने वैसे मैनेज करना है। तो इसका भी यही स्टोरी है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज की भी सेम स्टोरी। यंग पेशेंट्स आए हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन है और उसको डिस्पेप्सिया है, खाने से दर्द होता है पेट में, तो सिंपली आपने उसको बस पीपीआई रिकमेंड करनी है। आप उसको वो इरेडिकेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एच पाइलोरी है ये मोस्ट कॉमन काज है, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, तो आप उसको वो थेरेपी भी दे सकते हो इरेडिकेशन के लिए। लेकिन मेजरली आपने यही है कि उसे पीपीआई देने होते हैं और विदाउट कंफर्मिंग द डायग्नोसिस उससे ठीक हो जाता है। लेकिन लेट्स सपोज पेशेंट हमारे पास आया, वो है 45 साल की से ज़्यादा उम्र का। ऐसे केस में अगर वो पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ है ना, तो आपने लाजमी लाजमी जीआई एंडोस्कोपी करवानी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, एक चीज़ आ गई कि एज आ गई 45 से ज़्यादा, दूसरी चीज़ आ गई कि रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से अभी तक हमने पढ़े हैं? वही वेट लॉस होना, डिस्पेजिया होना, ब्लीडिंग, मतलब उल्टी, खून की उल्टी आना या खाने में खून आना, अनीमिया होना, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया होना। तो कुछ फीचर्स अगर ये मिल रहे हैं आपको तो लाजमी लाजमी आपने एंडोस्कोपी करवानी है। और एंडोस्कोपी करके अगर तो है गैस्ट्रिक अल्सर, आपने लाजमी तौर पे उसकी बायोप्सीज लेनी है, मल्टीपल बायोप्सीज ले लेते होते हैं ताकि बार बार नहीं करनी पड़े ना। एक दफा कर ही लिया एंडोस्कोपी तो ले लो जितनी बायोप्सीज लेनी है आपने। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ एच पाइलोरी। अब हमने देखा कि ये मोस्ट कॉमन काज है, तो इसका भी डिटेक्ट करना भी जरूरी है कि लाइक, और हम लोग मतलब इसे डायग्नोज कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि रेडिएशन थेरेपी देनी है कि नहीं देनी। तो एक तरीका तो ये है कि क्विक यूरियस टेस्ट, सीएलओ टेस्ट। इसमें करते हैं बस यही है कि बायोप्सी करते हैं जाके, मतलब ये इंटरवेंशनल प्रोसीजर है कि आप पहले एंडोस्कोपी करते हो, वहां से बायोप्सी लेते हो। उस बायोप्सी के ना साथ में आप क्या कहते हैं, सिंपली एच पाइलोरी, उस देखो जो एच पाइलोरी हमारे पास बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी, वो यूरिएज पॉजिटिव है, आपको पता ही होगा। ठीक है, यूरिएज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जनाब साहब जो है ये यूरिया को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर। ऐसे ही है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं एच पाइलोरी। इसी चीज को यूज करके हम लोगों ने टेस्ट करवाना है। तो पहला टेस्ट हमने पढ़ा सीएलओ टेस्ट। इसको क्या करते हैं, इसमें बायोप्सी ली, तो उसको ना उस जो बायोप्सी है उसको किसी यूरिया कंटेनिंग मीडियम में रख दिया हम लोगों ने, और उसके बाद चेक किया कि वो उसकी जो पीएच चेंज होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर उसकी पीएच चेंज होती है तो इन शॉर्ट हमें ये पता चल जाएगा कि व्हाट्सएवर जो इस बायोप्सी के अंदर चीज़ थी ना, उसमें यूरिएज था और उसने हमारे यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट किया। ठीक है, हमने कल्चर नहीं किया, कल्चर करना और चीज़ है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये और टेस्ट है कि हमने इसमें भी बायोप्सी है लेकिन उसको कल्चर नहीं किया, हमने उसको सिंपली क्या किया, यूरिया मीडियम के अंदर रख दिया। तो उसके अंदर वाले यूरिएज ने अगर कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में तो वो है, नहीं किया तो नहीं है। सही है। अच्छा, ये तो है कि अपने पास इंटरवेंशनल है ना, कि अभी आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, लेकिन आप नहीं करना चाहते।
तो नॉन इंटरवेंशनल कोई तरीका है हमारे पास? जी हाँ, एक है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसमें हम लोग ना उसे पेशेंट को कुछ ना यूरिया लेबल्ड कार्बन 13 कंटेनिंग फूड इंजेस्ट करवाते हैं, मतलब ये इंजेस्ट करवाते हैं। जब ये यूरिया इंजेस्ट करवाते हैं, जब ये इंजेस्ट कर लेता है तो अंदर अगर एच पाइलोरी होगा तो उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। तकरीबन जब खाना हज़म हो जाएगा ना तकरीबन आधे घंटे तक, उसके बाद उसके ना ब्रेथ में हम लोग अमोनिया की मिकदार चेक करेंगे। ठीक है? एक्सहेल्ड जो उसका ब्रेथ होगी ना उसमें एसीटोन लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब देखेंगे, तो उसे अगर अगर वो होगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ अमोनिया बना है। ईज़ी। तो ये इंटरवेंशनल नहीं है। इसी तरह स्टूल टेस्ट, ये भी इंटरवेंशनल नहीं है, मतलब इसमें भी आपको कोई किस्म की इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ती। सिंपली आप स्टूल लेते हो पेशेंट का और उसमें आप एच पाइलोरी का एंटीजन एंटीजन डिटेक्ट करते हो। ठीक है? बैक्टीरिया नहीं, उसका एंटीजन डिटेक्ट कर लेते हो। तो और ये है भी अच्छा काफ़ी, 90% सेंसिटिविटी और 95% स्पेसिफिक है, तो ये काफ़ी अच्छा नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। अच्छा, मैं इंटरवेंशनल बोल रहा था, इन्वेसिव कहना था मैंने। अगला अपने पास आ गया हिस्टोलॉजी एंड कल्चर। ये भी यही तरीका है कि सिंपली आपने बायोप्सी की और उसमें से ना बैक्टीरिया को कल्चर करवा लिया अलग करके स्पेशल स्ट्रेन के साथ, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक यही है। ये मोस्टली आप पता है क्या देखोगे, गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक उसी को कहेंगे जिसमें हम लोग ना बाकायदा देख लें उस चीज़ को, जो मतलब देख के यकीन करेंगे हम लोग, उसी उसी इन्वेस्टिगेशन को हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहेंगे। और आप ये रूल अक्सर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, मुझे तो मिले कि जब हम चीज़ को देख लेते हैं ना तब हम कहते हैं कि भाई ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है, जिसमें हमें नज़र आ जाए कि भाई यही चीज़ है। खैर, सीरम गैस्ट्रिन लेवल भी करवा सकते हैं क्योंकि जो लिंगर एंडरसन सिंड्रोम है आपको पता है, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। अब अपने पास आ गई ट्रीटमेंट। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें अपने पीपीआईज़ देने होते हैं जो कि असल जिनका रोल है, और ये लाइफ टाइम भी दे सकते हो आप, लाइफ लॉन्ग भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि अ, अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर है, लेट्स सपोज़ वो जो यंग बच्चा है और आपने पीपीआई स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पता है कि वो फूड ऐसे स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं और ड्रिंक्स ज़्यादा, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं। इसी तरह मेरा एक दोस्त था, वो भी इस तरह ना पूरी-पूरी बोतल पी जाता था। ठीक है? एट अ टाइम खाली पेट भी, इवन कि उस पे गुज़ारा कर लेता था, तो बाद में उसको ये मसला शुरू हो गया था गट वगैरह का। तो ख़ैर मतलब अगर आप ये रिस्क फैक्टर आपने इनको हटा दिया, पीपीआई देना शुरू कर दिया, उससे रिलीफ़ होगी सिम्पटम्स, तो उसके 3 माह बाद सिम्पटम्स खत्म होने, जो रिस्क फैक्टर्स के खत्म होने के बाद ना और सिम्पटम्स के रिज़ॉल्व होने के 3 माह बाद आप स्टॉप कर भी सकते हो पीपीआई। ज़रूरी नहीं है लाइफ टाइम दें। और अगर ख़ास तौर पे अगर आप किसी किस्म का कोई एनसेड या एस्पिरिन जो अपने पास क्या कहते हैं एनसेड्स दे रहे हो ना किसी भी पेशेंट को जो पहली मरीज़ है इस चीज़ का, तो लाज़मी अपने पीपीआई और ब्लोकर्स ऐड करने होते हैं, बीटा ब्लोकर्स। इसी तरह अगर आप वैसे भी आपको चाहिए, आप एज़ अ डॉक्टर भी आप स्टेरॉइड्स एडवाइस करो किसी पेशेंट को किसी खास इंटरवल के लिए, या ज़्यादा इंटरवल के अगर आप एनसेड एडवाइस करो तो लाजमी तौर पे पीपीआईज़ वगैरह मेप्राज़ोल वगैरह ऐड करना चाहिए हमें अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी इरेडिकेशन थेरेपी है कि अगर एच पाइलोरी डिटेक्ट हो जाए, तो बाकी देखो लिखता है कि eradication of H. pylori infection is routinely recommended to patients with peptic ulceration। ठीक है ना, मतलब रूटीन ही आपको करनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशंस वगैरह ही कराओ। लाइक 100 बंदे हैं तो आपको पता है कि 95% मतलब लेट्स सपोज 85% जो पेशेंट्स हैं उनमें है ही एच पाइलोरी, तो उनका इलाज करना ज़रूरी है ना, नहीं पीपीआई से नहीं ठीक होगा वो। अब क्या-क्या रेजीम्स जो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने एक ही पढ़नी है जो मैंने पहले याद की हुई है कि वो पीपीआईज़ देने होते हैं, साथ में क्लिथ्रोमाइसिन देना होता है और अमोक्सिसिलिन देनी होती है। तो ट्रिपल थेरेपी से कहते हैं हमने 3 दवाइयाँ देनी होती हैं और इससे ठीक हो जाता है। एमोक्सी की जगह आप मेट्रोनिडाज़ोल यानी कि फ्लैजिल भी दे सकते हो। तो बस ये इतनी सी स्टोरी याद करो फिलहाल के लिए। बाकी बाद में देखेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सर्जरी अव्वल तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेस लाइकली है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर है कि ज़्यादा मसला बन गया है या उसकी कोई अपने पास अपनी वो आ गई है, कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ऐसी ज़रूरत में आपको सर्जरी करनी भी पड़ सकती है। तो पहले हम लोग ड्यूडेनल अल्सर की सर्जरी देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर की। गैस्ट्रिक अल्सर की सर्जरी में वैसे खास कुछ लिखा नहीं है उन्होंने, वो सिंपल सा ही है, एक छोटा-सा पैरा है। खैर ड्यूडेनम सर्जरी की बात करते हैं पहले, ड्यूडेनल अल्सर की। अच्छा, इसमें ना आपका जो मेजर कंसर्न होता है, आपका अल्सर निकालना कंसर्न नहीं होता। ड्यूडेनल अल्सर बनने का मेजर काज़ होता है एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होना, एसिड प्रोडक्शन का ज़्यादा होना। तो हमारा जो मेजर कंसर्न होता है ना, हमारा ये होता है कि एसिड प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए। मतलब ड्यूडेनम का जो एक्सपोज़र हो रहा है ना एसिड के साथ, उसको कम कर दिया जाए, तो ये हमारा मेजर कंसर्न होता है। उसके लिए ना हमारे पास अल्सर को रिमूव ना भी करें ना तो अपने आप हील कर जाएगा, और हमें अल्सर से कंसर्न भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि बहुत लेस लाइकली है कि ये कैंसरस हो, ठीक है ना? और अगर हमें पता है कि
हम लोग हील कर देगा, तो ज़रूरी नहीं है इसको निकालना, लेकिन हम निकाल भी दें तो अच्छी बात है। अपने पास आ गया बिलरथ 1 गैस्ट्रेक्टमी और बिलरथ 2 गैस्ट्रेक्टमी। अब इनमें होता क्या है? बिलरथ 1 गैस्ट्रेक्टमी, इसकी ना तस्वीरें आ गई, हम उन्हीं से डिस्कस कर लेते हैं। एक है बिलरथ टाइप 1। बिलरथ टाइप 1 में ये होता है कि आप ना एंट्रम जो डिस्टल स्टमक है ना उसको काट देते हो और ड्यूodenum को मिला देते हो इस तरह स्टमक के साथ। तो ये है बिलरथ टाइप 1। एंट्रम निकालने की मकसद ये है कि एसिड प्रोडक्शन कम हो, मतलब मैदा कम हो जाएगा तो एसिड भी प्रोडक्शन कम होगी ना, तो ये टेक्निक इसलिए रखी गई थी। और टाइप 2 ये है कि हम लोग ना इसमें ऐसा करते हैं कि मैदा निकाल देते हैं, जिस तरह जो एंट्रम को निकाल देते हैं, जिस तरह बिल्डर्स टाइप 1 में निकाला है, लेकिन स्टमक को डायरेक्टली ड्यूodenum के साथ नहीं अटैच करते हैं। स्टमक को आगे जाके ना जेजुनोस्टोमी करते हैं, मतलब ड्यूodenum के साथ अटैच करते हैं। इसे कहते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ये ड्यूodenum हमारे पास पड़ी है और ये जेजुनम पड़ी थी, तो ठीक है, मतलब जेजुनम के साथ जाके अटैच किया। इसे कहेंगे बिल्डर्स टाइप 2। अब इसकी रीजन क्या है, क्यों हम लोगों ने अ, इसको रोका? इसकी रीजन यही है कि लाइक इस केस में भी ना आप देखो एसिड तो जाएगा ड्यूodenum के अंदर, तो उसको रोकने के लिए ना हम लोगों ने ये किया, मिलर टाइप 2 को निकाला, लेकिन इसके अपने मसले डेवलप होना शुरू हो गए। क्या है मसले डेवलप होना शुरू हो गए? देखो भाई, ये जो एसिड है, ड्यूodenum में तो चलो फिर भी मैकेनिज्म है एसिड को रोकने का, आपको पता है कि वहाँ पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस वगैरह आती हैं, सब कुछ होता है। ड्यूodenum में तो वो, जेजुनम में तो वो भी नहीं है। तो हमें जेजुनम को बचाने गए थे, जेजुनम का रिस्क हो गया कि वहाँ अल्सर बनने का खतरा ज्यादा हो गया। सही है। और उसके अलावा ये कि जो यहाँ कंटेंट्स थे ड्यूodenum के, लेट्स मतलब ये जो बेसिक कंटेंट्स हैं सारा पैनक्रियाटिक जूस वगैरह, वो जब यहाँ से गुजरेगा तो स्टमक के अंदर भी जाएगा, तो वो कंटेंट्स जाके स्टमक को इरिटेट करेंगे। जो हम लोगों ने, मैं आपको पढ़ाया था रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, तो वो इसी तरह होता है। ये भी सारा जो कंटेंट है इसमें बाइल भी है, इसमें पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस भी हैं, वो सारी जाके स्टमक को इरिटेट करेंगी। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये कोई बड़ा लाइक इतना नहीं अच्छी टेक्निक। सही है। एक टेक्निक और आ गई, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अच्छा, इसमें अब देखो आप कहोगे कि यार बेलस टाइप 1 है, वो है गैस्ट्रोड्यूodenum, तो पता चल गया कि मतलब मैदा काटा और बचा हुआ हिस्सा डायरेक्ट ड्यूodenum के साथ अटैच कर दिया। और बेलस टाइप 2 है कि उसमें भी मैदा काटा और बचा हुआ हिस्सा जेजुनम के साथ अटैच कर दिया, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर दी। तो अब दोबारा से गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी आ गई, तो इसमें क्या फर्क है टाइप 2 से? तो ये अलग अलग चीजें हैं। टाइप 2 में ना आप मैदा काटते हो, पहले मैदा काटते हो और उस कटे हुए मैदे को फिर आप जोड़ते हो जेजुनम के साथ, ठीक है, मैदे को आधा करके। जबकि जो गैस्ट्रोजिनोस्टोमी है ना, इसमें आप काटे बगैर जोड़ते हो। वैसे तो काट के जोड़ दो तब भी आप उसको गैस्ट्रोजिनोस्टोमी ही कहोगे, जिस तरह आपने यहाँ कहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपने मैदे को काटनी है। तो आप ये समझ के चलो कि गैस्ट्रोजिनोस्टोमी से यहाँ ये मुराद है कि मैदे को काटे बगैर जस्ट डायरेक्टली आपने लगा दिया ड्यूodenum के साथ। और मकसद इसका भी यही था कि जो ड्यूodenum में एसिड का जा रहा था और अल्सर बन रहे थे, तो वो ना चीज़ हो, उससे बचाने के लिए। और वही जो मैंने आपको मसले पिछले वाले में बताए, वही मसले इसमें डेवलप होंगे कि इसमें तो जेजुनम को आपने नास्मोज कर दिया स्टमक के साथ, लेकिन जो इससे क्या होगा कि जो रिफ्लक्स हो रहा था स्मॉल बाउल का स्टमक में, विच न्यूट्रलाइज द एसिड। अच्छा, अच्छा, वो क्या है कि इससे फायदा ये होगा कि जो रिफ्लक्स होगा ना स्मॉल बाउल का, मतलब ये जो स्मॉल बाउल का जो कंटेंट्स हैं, ये जो अल्कलाइन कंटेंट्स है, ये इधर आएंगे, एसिड साथ मिलेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, तो चलो इस हिसाब से एक अच्छी चीज है, लेकिन दूसरा नुकसान मैंने आपको बताया था कि ये जो कंटेंट्स हैं ये इरिटेट भी करेंगे स्टमक को और रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस भी काज करवाएंगे, तो वो आगे इस चीज को डिस्कस कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग इधर नहीं मिला ना आपको, तो ये चीज आगे आपको मिल जाएगी। खैर, इससे ना जो ड्यूodenum का एक्सपोजर था वो कम हो जाता है एसिड के साथ, लेकिन इससे जो जेजुनम लूप है वो डायरेक्टली एसिड के साथ एक्सपोजर होता है। एज ए रिजल्ट वहां का अल्सरेशन बनने का मसले शुरू हो जाते हैं। ड्यूodenum बचाने चले थे और जेजुनम को दब दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब एक और टेक्निक है, और आपको पता है जो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी है ये अब नहीं की जाती, इसको खत्म कर दिया है। अब एक और टेक्निक है वेगस डिनर्वेशन, कि हम ना वेगस काट दें। अब हमें पता है कि जो वेगस है वो पैरासिम्पैथिक सप्लाई वहीं से आती है स्टमक की, ड्यूodenum की भी वहीं से आती है। और अगर वो आती है और आके वो एसिड सिक्रीशन भी कराती है स्टमक की, एक मिनट, एसिड सिक्रीशन भी करवाती है स्टमक की, रिलैक्सेशन भी करवाती है, पाइलोरिक, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन को भी मेंटेन करती है। ये बात आपने याद रखनी है कि टोन को मेंटेन रखती है। मेंटेन रखने का क्या मुराद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती है, जब जरूरत होती है थोड़ा सा काइम को रिलीज करती है, स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं होता कि एकदम सारी फूड भेज दे। तो ये
टोन को भी रिलीज रखती है। स्टमक की रिलैक्सेशन में ये है कि जब खुराक आती है तो स्टमक की रिलैक्सेशन करवाती है ताकि फूड को एकोमोडेट करे स्टमक। उसके अलावा और भी सिलेक्ट मल्टीपल फीचर्स हैं, तो अगर आप वेगस काट दोगे तो वो मसले भी डेवलप होंगे। फायदा तो हमारा चलो हो जाएगा कि एसिड सिक्रेशंस कम हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें मसले करेंगे हमें। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मसले क्या होंगे और फायदे क्या होंगे, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि वेगस डीनर्वेशन कर दी तो अपने पैरासिम्पथेटिक सप्लाई काट दी। एज रिजल्ट क्या हुआ कि एसिड सप्रेशन होगी, एसिड आना बंद हो गया। लेकिन हमें पता है कि ये ही पाइलोरिस जो है वो, तो यही जो वेगस है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन के लिए भी इन्वॉल्व है। तो अगर ये रिलैक्स ही नहीं करेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो क्या होगा कि उस बंदे को स्टमक की स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी फूड की। मतलब जो फूड होगी ना, वो गुजरेगी नहीं स्टमक से आगे, बस उधर स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट उस बंदे को वोमिटिंग वगैरह होगी। ये मसले डेवलप हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात पता है आपको ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा जल्दी डंप होना शुरू हो जाए। एक तो है ना कि स्ट्रेचेज़ हो जाए पाइलोरिक पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा होने की वज़ह से, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन बाज़ पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि वो जो स्टमक है ना, वो जल्दी-जल्दी डंप करना शुरू कर देता है इंटू द व्हाट्सएवर नेक्स्ट पार्ट जो है, ड्यूडेनम है या जेजुनम में, उसमें जल्दी डंप करना शुरू कर देता है। सही है? वेगस काटने के बाद। उसकी वज़ह भी यही है कि उसमें फिर आपने क्या कहते हैं कि इन शॉर्ट बस आप ये याद रख लो कि मैकेनिज़्म्स खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो ये हम लोगों ने देख लिया सारा। फिर वो कहता है कि अब अगर आपने वेगस काटी और पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा होगी तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि 2 प्रोसीजर्स उसने बताए, जिनको ड्रेनेज प्रोसीजर्स कहते हैं। या तो पाइलोरोप्लास्टी कर दो या गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दो। पाइलोरोप्लास्टी ये है कि जो पाइलोरिस है ना, उसको आप काटो, लॉन्गिट्यूडिनली इंसिजन दो और उसको ट्रांसवर्सली क्लोज़ करो। मतलब इस तरह काटो, 1 मिनट, लॉन्गिट्यूडिनली इस तरह आपने काटना है, लेकिन सिलाई आपने इस तरह करनी है, लाइक इस तरह काट के फिर इस तरह इसको सिलाई कर देंगे तो ये एरिया मोटा हो जाएगा। तो इस तरह वो जो स्टेनोसिस होती थी, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन थी ना, जो ब्लॉक करी थी, वो ज़रा उससे आप बचत हो जाएगी। और दूसरा गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी भी आप कर सकते हो कि जेजुनम के साथ लगा दो। अब ये वेरियस टाइप्स आ गई अपने पास वेगोटमी की। पहला तो है ट्रंकल वेगोटमी, कि आप डायरेक्टली ना ऊपर से ट्रंक से काट दो, जो राइट और लेफ्ट, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगस हमने देखी थी ना, लेफ्ट राइट वेगस, आप उन्हीं को काट दो सीधे से। तो इससे ठीक है, एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वेगस हमने अभी पीछे पढ़ के आए थे कि सिर्फ और सिर्फ स्टमक को सप्लाई नहीं करती, ये बाकी एरियाज को भी सप्लाई करती है। जिस तरह की हिपैटिक एक ब्रांच दे रहा था, जो अपने पास लेफ्ट वेगस थी, जो राइट वेगस थी वो सीलियक ब्रांच दे रहा था, तो वो एरियाज की सप्लाई भी कट जाएगी। इसी तरह ये एंट्रम की सप्लाई भी कट जाएगी। तो एसिड तो स्टमक बॉडी ने बनाना था, वो तो ठीक है कम होगा, लेकिन बाकी 100 मसले और खड़े हो जाएंगे। तो वो कोई इतना अच्छा चीज नहीं है। इसी तरह अगर आप देखो सेलेक्टिव वेगोटमी, उसके बाद एक टेक्निक निकाली कि आप है ना उन ब्रांचेस को छोड़ दो जो हिपैटिक है और सीलिक है, और उसके आगे से वेगस को काट दो। एज ए रिजल्ट ये है कि चलो हिपैटिक और जो वो वाले मसले थे ना हमारे सीलियक प्लेक्सिस वाले, वो प्रिजर्व हो जाएंगे। हिपैटिक बिलियरी ब्रांचेस और सीलियक प्लेक्सिस प्रिजर्व हो जाएगा। इससे ना गाल स्टोन्स नहीं बनेंगे। आपको पता है गाल स्टोन्स जो पहले जो टोटल वेगोटमी होती है ना, उसमें गाल स्टोन्स बनते हैं, क्योंकि आपने जब हिपैटिक सप्लाई भी काट दी, हिपैटोफिब्रिलरी फाइबर्स की भी सप्लाई काट दी, तो वहाँ ना गॉल ब्लैडर में स्टेसिस होती है पाइल की, एज ए रिजल्ट वहाँ स्टोन्स बनते हैं। तो उससे इस प्रोसीजर में वो मसला नहीं होगा। सही है? अच्छा जी, लेकिन इससे भी बेहतर एक टेक्नीक है हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी। हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी ये है कि आप हिपैटोबिलियरी भी छोड़ देते हो, सीलियक भी बचा लेते हो, आप एंट्रल ब्रांचेस भी बचा लेते हो। जो पाइलोरस की ब्रांचेस होती है ना, ये वाली एंट्रल ब्रांच, ये इनको भी बचा लेते हो। आप सिर्फ काटते हो डायरेक्ट जो बॉडी को जा रही थी, सिर्फ उन्हीं को काटते हो। तो ये बेस्ट टेक्निक है। लाइक अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आपने कोई करना है ना प्रोसीजर, वेगोटमी करनी ही है आपने, तो वो ये है, ये वाली करो, हाईली सिलेक्टिव करो। तो इसमें ये है कि मोर्टेलिटी का रिस्क भी कम है और साइड इफेक्ट्स भी कम है। अच्छा जी, अब हमने ड्यूडेनल अल्सर की सर्जरीज पढ़ ली हैं। क्या-क्या हमने पढ़ा अभी तक? बिलरोथ 1 पढ़ी, बिलरोथ 2 पढ़ी, गैस्ट्रोजेनोस्टमी पढ़ी और वेगोटमी पढ़ी। ये 4 चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने अभी तक। अब हम पढ़ने लगे हैं सर्जरी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। वही चीज़ें हैं सारी, इसलिए उन्होंने लिखी नहीं है। बस उन्होंने एक बात ऐड की है, वो ये कि गैस्ट्रिक अल्सर की जब सर्जरी करनी है ना इलेक्टिव बेसिस पे, तो आपने लाज़मी अल्सर का फ्री मतलब रिमूव करना है, फ्री मार्जिन। ड्यूडेनम मैंने आपको बताया था कि आप छोड़ सकते हो, इतना मसला नहीं है, निकाल दो तो भी ठीक है। लेकिन इसमें आपने लाज़मी रिमूव करना है, क्योंकि वो कैंसरस होने का बहुत ज़्यादा, मैलिग्नेंसी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
यहाँ तक हमारी सर्जरीज कंप्लीट हो गई। हमने मेडिकल मैनेजमेंट भी पढ़ ली, पीपीआईज पढ़ लिए, इरेडिकेशन पढ़ ली हम लोगों ने एच पाइलोरी की। फिर हमने सर्जिकल प्रोसीजर्स पढ़ लिए, 4 हमने पढ़े हैं। और अब हम आ गए हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी पे, कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सर्जरी की। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस कि जो मैंने अगर पेशेंट था उसकी सर्जरी कर दी, अब उससे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि अगर आपने ना किया, उसको ना मैनेज किया, तब क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मतलब किसी भी तरह आप खुश नहीं हो। खैर, अब हम चलते हैं रिकरेंट अल्सरेशंस। पहला तो ये, भाई हमने सर्जरी कर दी, उसके बावजूद भी अल्सर होने के चांस रहते रहते हैं। तो फिर बस फिर अब अपने पास आ गया अगला डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्या है? डंपिंग सिंड्रोम ये है कि इससे ना आपने लेट्स सपोज कि आपने वो की थी, बिल की थी। तो उसमें ये है कि जब आपने डायरेक्टली इसको आगे जोड़ दिया ड्यूoडेनम के साथ, तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था वो आपने निकाल दिया। अब एज अ रिजल्ट फूड स्टे नहीं करेगी, स्टेसिस नहीं होगी फूड की मैदे में, वो डंप होगी जल्दी। तो इसी तरह अगर वेगस काटने से भी ये हो सकता है, मतलब किसी मोस्ट कई सर्जरी से ये वाली मसला आ सकता है। इसमें होता ही है कि खुराक आती है और जल्दी डंप हो जाती है या इकट्ठी डंप हो जाती है इनटू द ड्यूoडेनम। एज अ रिजल्ट हमें कुछ सिम्टम्स आती हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं अर्ली डंपिंग को। दो टाइप्स हैं, अर्ली डंपिंग को समझते हैं, फिर लेट डंपिंग को समझेंगे। अर्ली डंपिंग ये है कि आपने ना कह लो कि विद इन हाफ आवर या फिर 45 मिनट्स में ना सारी जो फूड आई होती है अभी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी नहीं हुई, है ना, अभी 40-45 मिनट में कितनी डाइजेस्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी डंप हो जाती है किधर, ड्यूoडेनम में। अब जो सारी डंप हो जाएगी अनडाइजेस्टेड फूड स्टमक में, तो आप मुझे बताओ कि ये फूड क्या करेगी, क्या ये जज़ब होगी? अनडाइजेस्टेड फूड है, डिस्टर्ब तो नहीं हो सकती। ये इधर ही रहेगी ड्यूoडेनम में, मतलब इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगी। उल्टा ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगी और फ्लूइड को अंदर खींचेगी। तो फ्लूइड आएगा इधर ड्यूodenum वगैरह में, आइलम वगैरह में, और एज अ रिजल्ट फिर बंदे को वो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा उस बंदे का, और उसको डायरिया हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जब ये ज्यादा सा वाटर लॉस होगा बॉडी में, तो बंदे को होगी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगी, उसका बीपी कम हो जाएगा, उसको ट्रेमर्स स्टार्ट हो सकते हैं, उसको पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, उसको चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है। तो ऐसे मसले हो सकते हैं, उसको पसीने छूट जाएंगे, पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, ये सारे मसले हो सकते हैं। अर्ली डंपिंग में डायरिया हो सकता है उसको। डायरिया की समझ भी आ गई, जो पानी वो जाएगा वो किसी रास्ते से तो निकलेगा ना। तो ये मसला हो सकता है अर्ली डंपिंग का। इसने उसने वो सारी डिटेल्स बता दी हैं, तो आपने इसको देख लेना है। बाकी मैनेजमेंट क्या कर सकते हो आप, मैनेजमेंट यही है कि उसको फिर कहो कि थोड़ी खुराक खाए और खुश्क खुराक खाए, कम मतलब मिकदार में खाए। खुश्क खाने का मतलब मकसद ये है कि स्टमक से जल्दी डंप ना हो, स्टमक में ज़रा फंसी रहे और वहाँ ज़रा डाइजेस्ट होके निकले। और इसी तरह पानी का इस्तेमाल ना करो खाने के दौरान। इसका मकसद भी यही है कि जब आप पानी पियोगे तो वो तो फ्लश कर देगा स्टमक को, तो वो भी डंपिंग करवा देगा, तो वो ना करो। इसी तरह हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वगैरह ना करो, और इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होता, तो आपको दोबारा सर्जरी करनी पड़ सकती है। दूसरा अपने पास आ गया लेट डंपिंग। लेट डंपिंग क्या होती है यार? लेट डंपिंग बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि इसमें ना खुराक डाइजेस्ट तो होगी, लेकिन वो 2-4 घंटों बाद ना इकट्ठी निकल गई सारी, मैदे में चलेगी। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि एक बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है कि थोड़ा-थोड़ा करके काइम आहिस्ता-आहिस्ता ड्यूodenum पास जाते हैं, ड्यूodenum उसे सेट करता है, उसको उसके एक पीएच को सेट करता है, फिर उसको आगे भेजता है, उसकी हज़म होता है, फिर थोड़ा-सा और आता है, थोड़ा-सा और आता है, ऐसा होता है। अब यकदम जब आएगा, तो यकदम जब सारा डाइजेस्टेड फूड अंदर आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सारी फूड जाएगी अपने पास स्टमक के अंदर, सॉरी, स्टमक में, तो स्टमक से निकलेगी और जाएगी कहाँ किधर, अपने पास ड्यूodenum में जाएगी। ये डाइजेस्टेड फूड है, और ये सारी डाइजेस्टेड फूड एट अ टाइम, मतलब जल्दी जल्दी सारी रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। ऐसे ही है ना, वो सारी जब जल्दी रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, तो बॉडी में यकदम ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पाइक आएगी बहुत हाई। उस स्पाइक के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगी, वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया का करवा देगी। समझ आई? अजीब ही मतलब मैकेनिज्म है। एकदम ज्यादा डाइजेस्टेड फूड आ गई, सारी जज़ब होगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इंसुलिन ज्यादा आएगी, हाइपोग्लाइसीमिया का करवा देगी। तो इसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपोग्लाइसीमिया। ये सारी स्टोरी आपने इसको देख लेना है। तो ये भी चीज सही नहीं है हमारे लिए। बाकी मैनेजमेंट में इसने ऑक्ट्रियोटाइड बताया है, ये दोनों की मैनेजमेंट पे आप यूज कर सकते हो, अर्ली में भी लेट में भी। और ऑक्ट्रियोटाइड जो होता है ना, ये सोमैटोस्टेटिन एनालॉग होते हैं। सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन है, ये जीआईटी को एक तरह से इनहिबिटरी हार्मोन है।
ये इनहिबिट करते हैं, जीआई के सिक्रीशंस को भी इनहिबिट करते हैं, उसकी मोटिलिटी को भी इनहिबिट करते हैं। तो ये डंपिंग दोनों टाइप की डंपिंग में फ़ायदेमंद है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस पढ़ के आए थे ना हम लोग, और उसी को डिस्कस करते रहे हैं, जैसे गैस्ट्रोजेजनोस्टमी में, कि अगर वहाँ से जो बाइल फिर आएगा ड्यूडेनम से होता हुआ, और सारा कुछ वो जाके स्टमक को इरिटेट करेगा और उसको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? मैनेजमेंट उसने बताई हुई है, कोलेस्टायरामीन देते हैं। ये क्या होती है? ये बाइल साइड्स को बाइंड कर लेती है और उनको ना गट से निकाल देती है। वैसे तो ये लिपिड लोडिंग ड्रग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बाइल जो है, बाइल साल्ट्स वो ज़्यादा फीसेस में जाते रहेंगे, वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे। तो इस तरह बाइल एट द एंड बाइल कम होगा आपकी बॉडी में। और गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक्स, मतलब मेटोक्लोप्रामाइड जो है अपने पास, अ, वो हम देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अपने पास जल्दी-जल्दी वो खुराक निकल जाएगी, तो मैदे में इतनी देर नहीं रहेगी, तो उसको गैस्ट्राइटिस होने का चांस कम है। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं। लेकिन एक उसने ना सर्जिकल मैनेजमेंट भी बताई है हमें। जो हम लोग मसला देख के आए थे ना बिलरस टाइप 2 में, क्या मैंने मसला आपको बताया था बिलरस टाइप 2 में? मैंने आपको ये बताया था कि यार ये जो ड्यूडेनम पीछे खड़ी है, 1 मिनट। हाँ जी, ये मैंने मसला बताया था आपको कि यार ये जो ड्यूडेनम पीछे खड़ी है, ये यहाँ से तो कंटेंट आके इसे तंग करेंगे ना स्टमक को, और इसे हम रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस हम अभी कह रहे हैं, जो हमने पढ़े। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, प्रोसीजर का नाम रखा रोक्स एन वाई। रोक्स एन वाई, रोक्स जो है ये सर्जन है, और वाई जो शेप बनेगी अभी हम लोग देखेंगे। इसमें उसने क्या किया, उन्होंने ना यहाँ से काटा, इसको जरा साफ कर लें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास जी, तो उन्होंने इधर से काटा, ये करने के बाद इधर से काटा ड्यूडेनम को, और ड्यूडेनम को यहाँ से उठा के कहीं और लगा दिया, लाइक लेट्स सपोज यहाँ लगा दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि ड्यूडेनम वाला जो कंटेंट था ना, वो डायरेक्टली मैदे में जाने के बजाय वो नीचे से निकल जाएगा। तो ये फायदा हुआ। अच्छा, इसको हम लोग देखते हैं। ये रहा, ये देखो, इसमें उसने बताया रोक्स एनवाई प्रोसीजर, कि इसमें हम क्या करते हैं कि 50 से 60 सेंटीमीटर जो होती है ना अपने पास, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम जा रही है, ये स्टमक में जाके फिर जेजुनम आ रही है। तो जो ड्यूडेनम होती है ना, इसको काट के इसको ऐसे आगे करके लगा देते हैं। तो इसको नाम रखा रोक्स एनवाई। अगर आप इसकी जरा इसका हालत सीधी करो ना, तो ये स्टमक आ गया। लेट्स सपोज ये ड्यूडेनम आके अटैच होगी, ड्यूडेनम के साथ में यहाँ हम लोगों ने, सॉरी जेजुनम आ गई, जेजुनम के साथ यहाँ हम लोगों ने ड्यूडेनम लगा दी, ये जेजुनम आ गई, ये स्टमक आ गया, और फिर आगे तक। तो ये वाई फॉर्म बन गई है ना, वाई शेप, इसलिए इसको कहते हैं इसके लिए इसके नाम में वाई है। और सर्जन था रोक्स, तो रोक्स एनवाई प्रोसीजर हो गया। चलो जी, ये इससे इस प्रोसीजर से ये फायदा है कि जो रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस है ना, उससे आप बड़ा अच्छा आपको बचत मिलती है, मतलब 100% इफेक्टिव है। बिलस वॉमिटिंग नहीं होगी। बिलस वॉमिटिंग क्यों हो रही थी? वही जो बाइल वगैरह मैदे में जाके इरिटेट करता था, फिर वो सारा समटाइम्स वॉमिटिंग हो जाती थी। तो उस बंदे को ये नहीं होगा मसला। पोस्ट वेगोटमी डायरिया, मैंने आपको बताया था वेगस काटने के बाद समटाइम्स डायरिया भी हो सकता है। एक मैंने बताया गैस्ट्रिक स्टेसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने इतना कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, स्टेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये होता है कि जीआईटी अपने आप को मैनेज कर लेती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, और पेशेंट को कोई खास सिम्टम्स नहीं आती। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि गैस्ट्रिक स्टेसिस के साथ पेशेंट है, वो कहे कि भाईजान मेरी तो खुराक ही नहीं निकलती, मैदे में फंस जाती है। तो हमारे पास इस तरह भी आ सकता है। और कोई आ सकता है हमारे पास डायरिया के साथ कि जब भाई मुझे तो, मैं खाता हूँ और मुझे मोशन लग जाते हैं। डंपिंग के साथ भी आ सकता है। तो वो इतना नहीं आपने सोचना, इस वाले से दोनों चीजें हो सकती है। खैर, तो इसमें ये डायरिया के साथ आएगा, और आपकी मैनेजमेंट आपके पास कोई खास है नहीं, एंटी डायरियल देख के देख लो, ठीक होता तो नहीं, ठीक है, नहीं तो डाइट कुछ मैनेज करके देख लो, जो हमने देखा था ड्राई फूड वगैरह। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आ गया। अब ये भी डेवलप हो सकता है। वो कहते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का 4 टाइम ज्यादा रिस्क है वेगोटमी के बाद और ड्रेनेज प्रोसीजर्स के बाद। है, ये क्या बात हुई? ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है कि अगर आपने वेगोटमी कर दी, एसिड प्रोडक्शन आपने कर दी कम, तो एसिड क्या खराब चीज थी? पर खराब चीज ही तो बनाई क्यों गई? अल्लाह पाक ने क्यों रखा हमारे अंदर? एसिड का काम सिर्फ पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना नहीं है। एसिड हमें एक बैरियर भी है। ये जो एच पाइलोरी वगैरह का इन्फेक्शन होने से भी बचाता है, ये बाकी बैक्टीरिया के आने से भी बचाता है। तो जब विगोट में हो जाएगी, एसिडिक एसिड कम होगा, तो जो स्टमक है ना, उसमें एच पाइलोरी के इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। एच पाइलोरी के इन्फेक्शन का चांस ज्यादा, गैस्ट्राइटिस का चांस ज्यादा, गैस्ट्राइटिस की वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का चांस ज्यादा।
इसी तरह अगर आपने ड्रेनेज प्रोसीजर्स किए हैं, जिस तरह के लेट्स सपोज आपने गैस्ट्रोजेजनोस्टमी की है, तो उसमें आपको मैंने भी बताया रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस होता है। तो उस रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस में अगर क्रोनिक हो तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का काज कर सकते हैं। तो अगर आप छेड़खानी करोगे तो उसके नताइज भी होते हैं, ठीक है। अपने पास आ गया गाल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हमने देखा कि वेगस के काटने की वजह से गाल ब्लैडर में स्टेसिस होती है बाइल की, और एज ए रिजल्ट अपने पास गास्ट्रोन्स बनते हैं। और उसके 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 लिए बचने का तरीका क्या है? हाईली सिलेक्टिव या सिलेक्टिव वेगोटमी करो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है बंदे को, जिसका आपने मैदा निकाल दिया, उसमें एसिड प्रोडक्शन कम, एसिड आपको चाहिए आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, एसिड आपको चाहिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, आपको मैदे का इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए। तो ये चीजें सारी एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर एक बंदा है उसकी डंपिंग हो रही है, उसको माल एब्जॉर्प्शन का मसला होगा। कोई बंदा है उसका मैदा छोटा कर दिया आपने, उसकी एपेटाइट कम हो सकती है। तो ये सारे मसले हो सकते हैं। अब हमारे पास आ गई हमारी प्यारी प्यारी तो नहीं, खैर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स की अगर एक है वो आपने छोड़ दिया, आपने कहा नहीं भाई इतनी कॉम्प्लिकेशंस है सर्जरी की, मैं नहीं करता, मैं नहीं हाथ लगाता, उसमें क्या क्या हो सकता है? वो परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रिकरेंट अल्सरेशन हो सकती है। सब चीज़ों का आपको पता है, हमने बस मेजर मेजर डिस्कस करने हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज ये ज़्यादा परफोरेशन और पेप्टिक अल्सर ये बड़ी कॉमन है। बड़े बड़े पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ड्यूडेनल परफोरेशन के साथ आए होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में उनको एडमिट करते हैं, फिर सारी उनको मैनेजमेंट होती है। तो खैर वो कहते हैं कि पीपेज वगैरह होने के बावजूद भी ना पेप्टिक अल्सर का परफोरेशन होना बड़ा ही कॉमन है। और उसमें फिर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट आता है ना वो हिस्ट्री देते हैं हमें। हिस्ट्री उसके पास क्या होती है कि जनाब मैंने ना बड़ा अरसा हड्डियों जोड़ों की दर्दों की दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, या फिर हकीमी दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहा हूँ, ठीक है, दर्दों के लिए। ये हिस्ट्री होती है। या उसको पहले से क्यों मैदे का मसला चल रहा था, वो बताता है कि यार मुझे ना खाने के बाद मैदे में दर्द रहती थी, अक्सर रहती थी, मैं बड़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहा हूँ, इस तरह बता देगा। और समटाइम्स मैदे की दर्दों के लिए भी दर्दों वाली दवाइयाँ हकीम बाज का दे रहे होते हैं, जो करेक्ट होते हैं। तो इसी तरह जो अच्छा खैर, तो इसमें यही होगा कि वो पेशेंट हमारे पास आएगा, उसको अच्छा परफोरेशन की वजह से होगा क्या? अगर मोस्ट कॉमनली होती है एंटीरियर वाल की परफोरेशन, उसकी वजह से ना पेरिटोनाइटिस होता है। ड्यूडेनम के एंटीरियर वाल की परफोरेशन होती है, उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस होता है। यहाँ लिखा होगा पेरिटोनियम, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम में होती है, और उससे क्या होगा? पेरिटोनाइटिस के साथ आएगा पेशेंट। तो अच्छा पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, उसके बाद बैक्टीरियल उसके ऊपर सुपरवीन कर सकता है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स में क्या चीज़ें होंगी? टैकीकार्डिया होना, रिजिड एब्डोमेन होना, इसी तरह मूवमेंट नहीं होगी एब्डोमेन पे, और अगर थर्ड स्पेसिंग होगी तो उससे शॉक में भी जा सकते हैं। फीवर सेप्सिस हो सकती है। और समटाइम्स ऐसा होता है जिस तरह ड्यूडेनम के केस में होता है कि जो परफोरेशन है वहाँ वो सेल्फ हीलिंग मतलब सील्ड परफोरेशन हो, तो ऐसे केस में ज़्यादा इतनी सिम्टम्स भी इतनी वर्स नहीं होगी, और उसकी मैनेजमेंट भी ज़रा ना कदरे सिंपल है। अब इन्वेस्टिगेशंस आ गई, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? सबसे पहले तो आपने एक उसकी ना हिस्ट्री ले ली, और क्लिनिकली आप इसको डायग्नोसिस बनाते हो वही पेरिटोनाइटिस वगैरह का, और दूसरी हिस्ट्री लेके कि उस बंदे को ऐसा मसला चल रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको पेप्टिक अल्सर हुआ है, परफोरेशन हुई है। तो एक्सरे का करवाओगे, एक्सरे में आपको ना एयर अंडर डायफ्राम मिलेगी, सही है। ये 50% केसेस में मिलती है। टीएलसी करवाओगे तो वो रेज्ड होगी। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाओगे उसमें आपको थर्ड स्पेसिंग मिल सकती है, फ्लूइड मिल सकता है। सीरम अमाइलेज थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन पैंक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए ज़रूरी है। पैंक्रियाटाइटिस में 4 टाइम्स नॉर्मल होता है। फिर सीटी स्कैन अगर करवा लोगे, नॉर्मली हम नहीं कराते सीटी स्कैन, करवा सकते हो लेकिन नॉर्मली नहीं चल रहा होता, अगर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें हम करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर्जरी ट्रीटमेंट है, आपने परफोरेशन हुई है, आपने उसको क्लोज करना है, सीधी सी बात है, और कुछ मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन आपने पहले पेशेंट को तैयार करना है सर्जरी के लिए। उसके आप क्या करोगे? उसको फ्लूइड्स लगाओगे, एनजी दोगे, फोली पास करोगे, फिर उसके अलावा यूरिन आउटपुट मॉनिटर करोगे फोली पास करने के बाद। उसको एवी एंटीबायोटिक्स लगाओगे, पेन किलर लगाओगे। एंटीबायोटिक्स इसलिए कि सुपरवीन जो पेरिटोनाइटिस है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, उससे बचा जा सके। पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक्स दोगे, ब्लड का अरेंज करोगे। बाकी जो भी एनेस्थीसिया की फिटनेस वगैरह करने के बाद उसको ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में। अब वहाँ होगा उसका ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या करेंगे? सबसे पहले मिड लाइन जनरल एनेस्थीसिया देंगे, मिड लाइन एब्डोमेन को ओपन करेंगे। पहले सारी गट को अच्छे से पेरिटोनियम को वॉश करेंगे, काफ़ी प्लेंटी ऑफ नॉर्मल लाइन के साथ। फिर आपने करना है परफोरेशन को क्लोज। उसको क्लोज करने का क्या तरीका है कि आपने सिंपली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जिस तरह मतलब हम लोग क्या था पाइलोरोप्लास्टी में क्लोज किया था, उसी तरह इसको क्लोज करेंगे ताकि पाइलोरिक स्टेनोसिस से बचा जा सके।
और समटाइम्स मेंटल पैच भी हम लोग है ना इस प्रोफेशन की साइड के ऊपर रखते हैं। तो ये मेजर प्रोसीजर होता है। बाकी इसका ना एक खास नाम भी है इस प्रोसीजर का, मुझे फिलहाल तो नहीं याद मेंटल पैच रखने वाले। तो खैर तो हम वो प्रोसीजर कर देंगे। और लेट्स सपोज कि अगर वो स्टमक में परफोरेशन थी तो ऐसे केस में आपने मार्जिन को क्लियर करना है, उसके मार्जिन को क्लियर कर लेना है बायोप्सी के लिए, ठीक है। और उसको भी फिर इस तरह क्लोज कर देना है, फिर उसको भेज देना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने किसी किस्म की गैस्ट्रेक्टमी वगैरह या गैस्ट्रेक्टमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी वगैरह नहीं करनी, क्योंकि ये भी इमरजेंसी केस है, ठीक है। और पेशेंट अभी सिक होता है, सेप्सिस वगैरह या शोक वाली कंडीशन में होता है परफोरेशन के बाद, पेरिटोनाइटिस हुआ होता है, तो ऐसे में आपने नहीं ये बड़े प्रोसीजर शुरू कर देने। आपने कहना भाई जी इसको स्टोमक अल्सर है तो मोस्टली कैंसरस होता है, तो चलो जी खोल दो, स्टमक ही निकाल दो आधा। तो मैंने ऐसा नहीं करना। अभी आपने सिंपली उसको बचाने की कोशिश करनी है, तो उसमें आप मार्जिन को बस क्लियर करके थोड़ा सा फ्रेश मार्जिन लेके उसे क्लोज कर दोगे। मार्जिन को भेज दोगे सैम उसके लिए बायोप्सी के लिए। जब रिपोर्ट आएगी उसमें अगर सपोज कैंसर आता है तो बाद में इलेक्टिव बेसिस पे आप जो मर्जी करते रहो। आप बोले ये कर लो, ये कर लो, बिल रो थ्रू कर लो, वन कर लो, जो भी आपको सही लगे। लेकिन अभी आपने बस मैनेज करना है, बचाना है बंदे को। पोस्ट ऑपरेटिवली जब उसको वार्ड में भेज देंगे, वहां उसको आई फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह सब कुछ लगता रहेगा। अच्छा, आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है ये सब कुछ हो गया। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में ये है कि आपको मैंने बताया मोस्ट कॉमन काज है अपर जे ब्लीड का, और इसमें एल्डरली में ज़्यादा कॉमन है। एनसेड्स का यूज़ आपको मिलेगा, और वो पेशेंट हेमेटोमेसिस के साथ भी आ सकता है, मेलिना के साथ भी आ सकता है। मेलिना होता है ब्लैक कलर के स्टूल आ रहे होते हैं, उनकी उल्टियाँ ज़्यादा कॉमन है, उसके साथ भी आ सकते हैं। तो उसमें फिर आपको वैसे ही जनरल आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर ड्यूड्रम की पोस्टीरियर वाल इन्वॉल्व हुई है तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है। अगर इन्वॉल्व हुई है स्टमक की पोस्टीरियर वाल तो स्प्लेनिक आर्टरी इन्वॉल्व हुई है। अगर लेसर कर्वेचर स्टमक का इन्वॉल्व हुआ है तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक से ब्लीडिंग हुई है। अब ये हमें ऐसे तो नहीं पता चलना, हम देख के पता चलेगा, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपने एंडोस्कोपी की एक बंदे की और आपको पता लगा कि यार ब्लीडिंग यहाँ से हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी वेसल नीचे पड़ी है, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है, मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। उसमें ये है कि आप उसको ना रिसस्टेट करो, उसको फ्लूइड्स वगैरह दो, उसको पीपीआई दो, इसमें ज़्यादा डोज में देने होते हैं। तो कंफर्म मेरी डोज तो नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल है 80 mg तक भी आप जाते हो, इसमें हाई डोज में देना होता है अपने पीपीआई। और उसके अलावा आप ट्रांस 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 एग्जामिक एसिड देते हो, ट्रांजामिन के नाम से आता है, तो वो आपने लगाना होता है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो मोस्टली इसी इन्हीं चीज़ों से ना बेसिक मैनेजमेंट से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसकी ब्लीडिंग ना रुके तो ऐसे केस में आपने एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी का ये है कि आप एंडोस्कोपी करके जाओगे, लोकेट करोगे ब्लीडिंग साइड को, और उसमें ना उसको किस तरीके से बंद कर दोगे, रोक दोगे। लेट्स सपोज कि नहीं आपसे ये भी नहीं हुआ, अब सर्जरी भी एक ऑप्शन है, लेकिन सर्जरी इतना कॉमन नहीं है। किन किन बेसिस पे आप सर्जरी कर सकते हो भाई? पहला तो उसने बताया कि अगर उसको मैसिव ब्लीड हो रहा है, कि मतलब आपने 24 घंटों के अंदर ना विद इन 24 आवर्स अगर आपने 6 यूनिट लगा दिया ब्लड के, इतनी ज़रूरत पड़ गई है, इतनी ब्लीडिंग हुई है, तो आपको अब सर्जरी कर देनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने 1-2-3 दफ़ा आपने ये कर ली है एंडोस्कोपी के लिए आपने उसे किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 1 और 2 अटेम्प्ट्स आपने किया, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग दोबारा री-ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपने बेहतर है कि आप अब सर्जिकली उसे मैनेज कर लो। इसी तरह अगर आपके पास एंडोस्कोपी मशीन नहीं है, फिर आपके पास वो डॉक्टर नहीं है जो एंडोस्कोपी कर सके, तो फिर आप सर्जरी की तरफ चले जाओ। तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें इन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, कहता है कि विजिबल स्पर्टिंग वेसल है एट द बेस ऑफ अल्सर एंडोस्कोपी, मतलब आपने एंडोस्कोपी की, आपको एक वेसल नजर आई, बड़ी मोटी सी है, उसमें से ब्लीड अच्छा खासा हो रहा है, तो आपको पता है कि भाई इसने रीब्लीड करना ही करना है, आपको अंदाजा है। तो बेहतर है कि उस टाइम तो उसको जितना आप कर सकते हो मैनेज कर लो, और अगर दोबारा ओपन हो तो सर्जरी की तरफ भी जाओ। इसने नहीं मतलब एंडोस्कोपी से कवर होना, सही है। सर्जरी में आप क्या करोगे यार, सिंपल सा आप उस जाओगे, ब्लीडिंग साइड को लोकलाइज करोगे, और उसको बस बंद कर दोगे, और क्या करोगे, नीचे वाली वेसल को भी रोक दोगे, और लगे हाथ बायोप्सी भी कर लोगे अल्सर वगैरह की, अगर स्टमक अल्सर है इस तरह। तो बस वही मैनेजमेंट सिंपल सी। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन पेल्विक स्टेनोसिस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, फीचर्स क्या होंगे, बंदे को एफर्टलेस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। दो तरह की वोमिटिंग होती है, एक होती है नॉन प्रोजेक्टाइल की, उसमें ना मोस्टली गिरती है, कपड़े गीले होते हैं, मतलब कपड़े गंदे होते हैं ऐसी। दूसरी होती है दूर जाके उछल की वोमिटिंग होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और एफर्टलेस ये मोस्टली जब गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो तभी ऐसी वोमिटिंग होती है। और नॉन बिलस होगी, नॉन बिलस का मतलब ये है कि ये मैदे से ही आ रही है, ड्यूरम से नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है। अच्छा, और इसको अपने देख लेना है।
सेशन स्प्लैश ये क्या होता है? आप ना पेशेंट के नॉर्मली अब अगर आपने खाना खाया हो, अच्छा खासा पानी पिया हो, समटाइम्स आपको फ़ील होगा। ज़्यादा पानी पीने के बाद ना अगर आप हिलो, तो वो मैदे में ऐसे ना जैसे आप थोड़ा-सा एक सेशन स्प्लैश होती है, जैसे लहरें घूम रही होती है ना, तो वो 1-2 घंटे के बाद तो ठीक है खाने के, लेकिन अगर आपने 1-2 घंटे के बाद मतलब कुछ कुछ आवर्स के बाद खाना जब हज़म हो जाए, उसके बाद नहीं आती ये। ठीक है? तो लेकिन अगर एक बंदा है उसके खाना खाए काफ़ी टाइम हो गया, उसके बावजूद भी आप असल पेट पे स्ट्रेस रखते हो और थोड़ा-सा हिलाते हो पेट को। अगर आपको फिर भी वो चीज़ सेशन स्प्लैश आ रही है ना, इसका मतलब है कि चीज़ अभी तक मैदा जो जो भी खाना है वो मैदे में ही फँसा हुआ है। जो पानी-शानी जो भी उसने पिया था, आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसको कहते हैं सेशन स्प्लैश। बाकी बेरियम मील करवा सकते हो आप। चलो मैनेजमेंट क्या करनी है यार, मैनेजमेंट इसकी सिंपल है। मोस्टली तो अगर अगर अर्ली पाइलोडिक स्टेनोसिस होती है तो उसमें आप ना सिर्फ मतलब एनजी वगैरह डाल के थोड़ा उसे रेस्ट करवाते हो। एडिमा हुआ होता है, जब एडिमा रिजोल्व होता है ना तो रास्ता कुछ हद तक खुल जाता है। दूसरा, अगर सीवियर केसेस है, नहीं ऐसा स्पॉन्टेनियसली मैनेज नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप उसको एंडोस्कोपी बैलूनल डिलिटेशन कर सकते हो, या फिर आप उसकी ना पाइलोरिप्लास्टी या गैस्ट्रोजिनोस्टोमी भी कर सकते हो। तो आखिरी टॉपिक अगला है गैस्ट्रिक कैंसर, वो नेक्स्ट लेक्चर में।